अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रूम के साथ मैं हफ्ज़ुल यूबी। नाज़रीन, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2022 पर एफबीआर की परफॉर्मेंस और कारकर्दगी क्या है और जो टैक्स में नई तरामीम की गई हैं उन पर टैक्स दहंदगान पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। मौजूदा हालात में हुकूमत को डॉलर की ज़रूरत है, क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए ताकि टैक्स अहदाफ भी पूरे हों और IMF से पैकेज भी लिया जा सके। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हसन अल कादरी साहब, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2022 आया उसमें नई अमेंडमेंट्स भी की गई टैक्सेस की, जिस तरह 7E है। आप समझते हैं 7E पे आज तक कितने माह हो गए हैं बजट को आए, अभी तक टैक्स पेयर के अंदर वो जो इबहम है वो क्यों है? और 7E अगर 31 दिसंबर तक डेडलाइन जो दी है फॉर्म भरें, तो आप क्या समझते हैं लोगों को पास तो पैसे नहीं है कि कहाँ से देंगे, कहाँ से फॉर्म फिल करेंगे, कहाँ से टैक्स देंगे? बड़ा आपने एक अहम सवाल किया है यूबी साहब, और बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज़ किया। लेकिन इससे पहले जैसे जाहिद भाई कह रहे थे, मैं इनकी बात के ऊपर थोड़ा सा कमेंट ज़रूर करना चाहूँगा कि बिल्कुल जो हमारा रिस्क का मसला है वो यही है कि जब आप रिस्क प्रोन हो जाते हैं और नज़र आता है कि आपकी जो बेसिकली वैल्यूएशन की जाए, जैसे आप किसी भी कंपनी या इदारे की वैल्यूएशन करते हैं, तो अगर हम इस वक्त अपने मुल्क की वैल्यूएशन करें तो हमारी वैल्यू किसी भी इन्वेस्टर को नज़र नहीं आ रही। इन्वेस्टर के लिए आप जब प्रोस्पेक्टिव नहीं होते, जब आप रिस्की इकॉनमी होते हैं तो प्रॉब्लम आती है। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बात आपको वापस ले जाना चाहूँगा कि आपको याद होगा जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त ये कहा गया कि जी कंस्ट्रक्शन को एक इंडस्ट्री की हैसियत दी जाए, इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया। अब उसमें क्या है कि ये बात बिल्कुल सही है कि ये कह रहे हैं कि जी बिल्डर वगैरह जो है वो 7E में शामिल नहीं है। मैं इस बात से कतई तौर पे नहीं कहता कि गलत है, लेकिन बात है कि देखें अल्टीमेटली जो आम पब्लिक है उसको आपने एक रुझान दिया कि आपके पास जो पैसा है या जो इजाफी जो जायदादें हैं, आप उसको जो है जायदाद की मद लैंड में है रखें आपकी, या प्लॉट की मद में रखें, और फिर ऑल ऑफ अ सडन आपने कहा जी 7E आ जाए। अच्छा, कहानी 7E की नहीं है। कहानी ये है कि अगर आप किसी भी कानून को देखें तो जो भी बेसिकली लेजिस्लेशन आती है उस लेजिस्लेशन के ऊपर कोई चेक नहीं रखा जाता कि जी वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में या जो जुडिशल टेस्ट जो है उसको पास करेगी या नहीं करेगी। और अगर हम देखें जुडिशल टेस्ट पास करने की बात देखें तो ये आपका कानून आया जी जून के अंदर, और अब हम दिसंबर में खड़े हैं और अभी भी सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है जो टैक्स पेयर के अगेंस्ट आई है। लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट का हम वेट कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि अभी तक जो हम वेट कर रहे हैं टैक्स पेयर बजाते खुद या जो आम आदमी है वो इस वक्त एक इसराब का शिकार है कि जी आगे क्या होने जा रहा है। इसमें एक तरफ तो ये है कि आप कहते हैं कि जी 7E हमने लगाना है, और उसमें आप कहते हैं कि ठीक है जी जो आपकी ऑक्यूपेंसी में जायदाद है या जो आपका कारोबारी जायदाद है या जो कोई ऐसा मतलब एग्रीकल्चरल लैंड है जो इसमें नहीं फॉल करती, वो एक्सकल्जन आपकी हैं, या अगर आपने 236K दिया हुआ है वो भी एक्सकल्जन है। मगर अल्टीमेटली आप क्या कहते हैं कि जनाब अगर आपके पास जायदाद है तो, और 30 जून 2022 में है, एक और चीज़ भी है कि आपने रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स कर दिया, यानी आपने करंट ईयर में नहीं किया, और आपने कहा जी 30 जून 22 में अगर आपके पास वो चीज़ें हैं और वो कैपिटल एसेट की मद में आती हैं जो कि आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं अदर, तो वो अल्टीमेटली जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसकी बेसिकली कैलकुलेट करने के बाद ओवरऑल 1% बेसिकली ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू और पिछले साल से उसका साल से हो जाएगा। अब इसमें देखें दो बातें हैं जो मैं जिस नज़रिए से देखता हूँ। अभी एक SRO आया जिसमें कहा गया कि जी जो इसका फॉर्म इंट्रोड्यूस कराया गया है उसको 31 दिसंबर 2022 तक आप जमा करा सकते हैं। अब जो हमारी इनकम टैक्स गोशवारों की तारीख है वो 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। अब इसमें दो अलमी हैं जो कि बेसिकली मैं चाहूँगा जाहिद भाई भी इस पर कमेंट करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है लीगल एस्पेक्ट को ये ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि देखें सिंध हाई कोर्ट की एक जजमेंट हमारे ख़िलाफ़ आ गई। फॉर एग्जांपल लाहौर हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, लाहौर हाई कोर्ट में केस चल रहा है। तो अगर लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट टैक्स पेयर के फेवर में आ जाती है तो उस वक्त क्या सिनेरियो रहेगा, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट एक डिफरेंट भी अब इस सिंध हाई कोर्ट की जो जजमेंट 7E पे आई है वो टैक्स पेयर के खिलाफ आई है या उसके हक में आई है? हाई कोर्ट से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वाकई ये 7E जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है ये टैक्स पेयर के हक में आएगा? लाहौर हाई कोर्ट की या सिंध हाई कोर्ट की बात है, देखें जो कोर्ट्स होते हैं उनकी जो जजमेंट होती है वो होती है बेस्ड ऑन फैक्ट्स और पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर, और उसमें एंगल देखे जाते हैं कि लीगल पहलू क्या क्या है। अब हमने जब, क्योंकि मैं फिजिकल लॉ कमेटी में था, तो वहाँ जब हमारी डिस्कशन हुई, हैदर पटेल साहब जो हमारे फिजिकल लॉ कमेटी के मेंबर थे और बाकी जो हमारे सीनियर मेंबरान थे आसिफ कसबाती साहब, हमने जब डिस्कशन की, जब हम चेयरमैन साहब के पास गए और जब ये सारा कानून डिस्कस हो रहा था, तो उस वक्त बात ये आई कि जनाब ये जब कानून आएगा तो उसमें दो एंगल निकलेंगे। एक तो ये कि क्या ये प्रोविंशियल के अंदर टैक्सेबल है या फेडरल के अंदर टैक्सेबल है। दूसरी बात ये आ जाती है कि अगर आप इलाही कॉटन मिल के केस लॉ को देखें तो उसके मुताबिक जो डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट है उसमें अगर आप देखें तो डीम्ड इनकम देखें जी आपका जो प्लॉट है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे इनकम जनरेट ही नहीं हो सकती, उससे डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट ड्राइव करना हमें समझ नहीं आता। जैसे एक वेकेंट प्लॉट है उसमें डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आता, और इसमें बहुत सारी पेचीदगी हैं। जैसे कि किसी की कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, अभी आज मेरे पास एक सवाल आया
जिसमें कहा गया कि जी एक शख्स है जिसके पास 4 कनाल का एक घर है, तो जॉइंट भाई हैं, 2-3 भाई हैं जिनका 4 कनाल का घर है। उन्होंने क्या किया कि जब उनके बेसिकली उनको मतलब अल्लाह ताला ने अता किया तो हर एक ने अपना एक एक घर बना लिया, और अब वो अपनी जो उनकी बेसिकली आबाई घर है उसको बेचना नहीं चाहते, लेकिन वो उनकी ऑक्यूपेंसी में नहीं है। अब जो नए घर हैं वो उनकी ऑक्यूपेंसी में है, तो ज़ाहिरी तौर पे उसके ऊपर 7E का इतलाक़ हो जाएगा। अब ये जो मसाइल हैं टैक्स पेयर के, और इसमें देखें सबसे बड़ा जो मसला है ना, हमेशा मैं आपको बताऊँ यूबी साहब कि मसला कानून का नहीं है। मसला कानून का इशू क्या आ रहा है कि हम डिज़ाइन तो कर लेते हैं कानून को, जाहिद भाई शायद मेरी बात से एग्री करें जी। लेकिन उसकी जो ऑपरेटेबिलिटी है और वो किस हद तक ऑपरेशनल है, इसको देखने की ज़रूरत है। देखें आप मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक टैक्स पेयर है जी जिसने सारी ज़िंदगी अपनी जमा पूंजी की, उसके पास एक 5 मरले का मकान है और उसने 3 या 2 प्लॉट ले लिए जो उसके पास थे। समहाउ उसकी प्रॉपर्टी आप कह लें जी 25 मिलियन से होके 26 मिलियन होगी मिसाल के तौर पे। तो क्या वो जो 26 मिलियन है वो बैंक में रखेगा तो उसको क्या प्रॉफिट आएगा, पहले इस बात का जवाब दें। अब वही 26 मिलियन जब वो ज़मीन के मद में रख रहा है तो कमा उससे वो कुछ भी नहीं रहा है और टैक्स आप ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों के पास सर इस वक्त लिक्विड फंड नहीं है, लोगों के पास तो कारोबार चलाने के लिए पैसा नहीं है। तो आप किस तरह लोगों को कह सकते हैं कि जहाँ से आप कमा ही नहीं रहे वहाँ से टैक्स दें, क्योंकि टैक्स का देखें, टैक्स की जो रू है ना सर, इनकम टैक्स की रू, वो इनकम से ही है कि आप पहले ये तो डिफ़ाइन करें कि इनकम इसमें से कोई ड्राइव हो भी रही कि नहीं हो रही। जब इनकम ही ड्राइव नहीं हो रही तो उस पर टैक्स हम कैसे लगा सकते हैं? लेकिन हसन साहब जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2022 जी ये तजर्बाकार हुकूमत थी, 13 जमातें आधी जमातें थी, उन्होंने बजट जो पेश किया था, आप क्या समझते हैं उस बजट पे एफबीआर की जो परफॉर्मेंस है वो दुरुस्त है? क्योंकि नवंबर तक 11% रेवेन्यू में ग्रोथ थी, जबकि आईएमएफ कह रहा था 25% हमें रेवेन्यू ग्रोथ करके दिखाएंगे, फिर अगले पैकेज की तरफ सर देखिए तो फिर हम तो टारगेट जो एफबीआर की परफॉर्मेंस या कारकर्दगी आप किस तरह देखते हैं सर? देखें वैसा मादत के साथ जो एफबीआर की परफॉर्मेंस है ना, वो ऐसे है कि जब आप ब्रॉडनिंग की बात करते हैं ना तो आप समझ लें कि ब्रॉडनिंग की दरवाज़े को उन्होंने पक्का ताला लगाया हुआ है, जो पक्का ताला वो खोलना नहीं चाहते। आज आप एफबीआर चले जाएं, आपको पता है हमारे यहाँ लाहौर में 38(1) के नोटिस इशू हो रहे हैं, हर तरह के ऑडिट्स हो रहे हैं, इस तमाम मामलात हो रहे हैं। पहले इन चीज़ों को रोका गया था, बैंक अकाउंट अटैचमेंट भी हो रही है, तमाम केसेस दोबारा पॉपअप होना शुरू हो गए हैं। नंबर 2 चीज़ ये है कि जहाँ तक ये बात है, इशू वही आ जाता है कि देखिए हम करंट टैक्स पेयर को स्क्वीज़ कर रहे हैं। देखें आप हमेशा हम जो है गलती पे रखते हैं एफबीआर के लोगों को। देखें एफबीआर के लोगों को आप गलती पे नहीं रख सकते, गलती पॉलिसी मेकिंग की है। पॉलिसी मेकिंग में आप चले जाएँ, जाहिद भाई एग्री करेंगे कि जैसे पीटीपीए की अगर मैं बात करूं, लाहौर टैक्स बार की अगर मैं बात करूं, या मैं आईकैप के फोरम की बात करूं, ब्रॉडनिंग के नाम पे एक बड़ी डिटेल्ड किस्म की प्रेजेंटेशन हर साल एफबीआर को ये भी जाके देते हैं, हम भी आईकैप के तनाजुर में जाके देते हैं बीइंग आईकैप रिप्रेजेंटेटिव, और हम 12 दफ़ा गुजारिश करते हैं जाके कि हुजूर आपकी मेहरबानी, आप कम से कम ब्रॉडनिंग के ऊपर फोकस कीजिए। ब्रॉडनिंग अगर आप नहीं करेंगे तो सर्वाइवल नहीं है। अब हो क्या रहा है कि जैसे जाहिद भाई ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि जी एक जो आउटर इकॉनमी है वो भी एक चीज़ें कर रही है, उसको हम फोकस नहीं कर रहे। और देखें अल्टीमेटली जो आपकी टैक्स बेस नहीं है, आप उसके ऊपर फोकस क्यों नहीं करते? आपने एक्टिव टैक्स पेयर नॉन एक्टिव टैक्स पेयर का कॉन्सेप्ट तो निकाल दिया। आप समझते हैं अभी भी टैक्स पोटेंशियल है पाकिस्तान मौजूद है? बिल्कुल है, टैक्स पोटेंशियल है, लेकिन देखें टैक्स पोटेंशियल में भी क्या है कि मैं 7E की बात करता हूँ आपसे। जी हम जैसे 7E के टॉपिक की बात कर रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि 7E में 25 मिलियन की लिमिट ही क्यों रखी गई? 7E अगर करना था तो उसको प्रॉपर रैशनलाइज करते, उसके ऊपर टॉप टीयर को रखते, जैसे 100 मिलियन 200 मिलियन की अमाउंट रखी जाती, और ऑन टॉप ऑफ इट उसके अंदर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का भी इशू सॉर्ट आउट किया जाता और जितने भी लीगल लकूनात हैं उनको एड्रेस किया जाता है। अच्छा, अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये होता क्यों है? जी ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए है कि चंद अदद जो वहाँ एफबीआर के अंदर सो कॉल्ड थिंक टैंक हैं, वो अपने तौर पे फ़ैसला करते हैं, अपनी डिस्कशन करते हैं, और वो फ़ैसला जब तक आपके पास आता है, जब तक लॉ इनैक्ट हो चुका होता है। देखिए अल्टीमेटली जब कोई ऐसी चीज़ आ रही है तो आपको चाहिए कि आप स्टेक होल्डर्स को साथ एतमाद में लें और उनको बताएं। और अल्टीमेटली मुझे ये समझ नहीं आती कि अगेन आपके एफबीआर के अंदर जब से लॉ बन रहा है, जब से मैं काम को देख रहा हूँ, कर रहे हैं हम लोग, जाहिर साहब ज़ाहिर है हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इस बात को बैठ करेंगे कि पासिंग द जुडिशल टेस्ट किसी भी कानून को लाने से पहले ये नहीं किया जाता। तमाम इंटरनेशनल ममालिक में ये किया जाता है कि देखा जाता है कि क्या जुडिशरी इस पर तो नहीं एतराज़ करेगी, और बहुत सारे कानून हमारे ऐसे हैं सर जिसके ऊपर जुडिशरी एतराज़ करती है।
जैसे बहुत सारी ज्यादतियाँ, जैसे मिसाल कानून बनता है वो हाई कोर्ट में जाता है, खत्म हो जाता है। जी ऐसे ही, जी ऐसे ही। जिस तरह अभी जाहिद चौधरी साहब ने बताया, CVT भी बताया, 7E पे भी बताया, सुपर टैक्स पे भी बताया, उसमें हमारे तजर्बात तकरीबन हम नाकाम हैं। जब लिटिगेशन में चले गए तो वहाँ से टैक्स तो नहीं आना, लेकिन जो आवाम को रिलीफ दिया जाता था 1550 अरब, तकरीबन 1580 अरब का जो सब्सिडीज दी गई या एग्जाम्पशन दी गई थी, उनको इस दफ़ा बजट में कम करके तकरीबन 699, 799, 800 अरब रुपये का कम की गई एग्जाम्पशन जो ख़त्म की गई। उसके बावजूद एग्जाम्पशन ख़त्म करने का तजर्बा हुकूमत का कोई बेहतर रहा? आपको लगता है क्योंकि FBI की जो परफॉर्मेंस है 11% रेवेन्यू ग्रोथ है, अगर वो 800 अरब की एग्जाम्पशन ख़त्म की गई हैं तो फिर तो ग्रोथ 30%, 50% तक जानी चाहिए थी। जैसे अभी जाहिद साहब हमारे भाई हैं, इन्होंने जो बड़ा एक अहम पॉइंट रेज़ किया, ये बात जो है ना उसी के साथ कनेक्टेड है। वो इस तरह से कि देखें, आप एग्जाम्पशन किसको दे रहे हैं? आप एग्जाम्पशन उसको दे रहे हैं जो रिटर्न फाइल करेगा जी या जो आएगा। अब टेक्निकली जो आपका नॉन डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है उसको तो पहले ही आपने एग्जाम्पशन दी हुई है, तो इनको एग्जाम्पशन दे के पैसे बचा के आपको क्या मिलेगा? हो क्या रहा है? इसका उल्टा आप नुकसान देखें। हमारे पास क्लाइंट्स हैं बहुत सारे जो NGOs आते हैं, जिनको ये समझ आती है कि 236 में रजिस्टर होना बहुत मुश्किल हुआ है। जी। इस टाइम 236 में किसी को रजिस्टर कराना किसी जिहाद से कम नहीं है, जाहिर भाई एग्री करेंगे मेरे पास। और आप यकीन कीजिए कि एक एक केस जो है ना यूबी साहब 6-6, 8-8 महीने ले जाता है सिर्फ एक केस को रजिस्टर करने की। अगर मैं बात करूँ, देखिए हो क्या रहा है कि आप ये एग्जाम्पशंस ख़त्म करके कोई ज़्यादा टैक्स नहीं कमा पा रहे। जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी में है उन्होंने अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी में ही रहना है। CNIC की शर्त भी खत्म कर दी आपने। CNIC की शर्त, बिल्कुल CNIC की शर्त आपने ख़त्म कर दी। देखिए ना, एक तरफ तो आप डॉक्यूमेंटेशन को, लेकिन फिर वो क्या बात है, अब आप थोड़ा सा मसले को, जब तक आप चीज़ को डायग्नोज नहीं करेंगे ना सर, एक जैसे एक डॉक्टर होता है जो बीमारी को डायग्नोज करता है, अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप बात की तह तक नहीं पहुँच पाएंगे। हो क्या रहा है कि आप ईजी पिकिंग उठाते हैं, जहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर आता है, आपको ट्रेडर ने शटर डाउन का प्रेशर डाला, आपने सरेंडर कर दिया। आपको CNIC का प्रेशर डाला, आपने सरेंडर कर दिया। तो जहाँ प्रेशर आता है वहाँ आप सरेंडर कर देते हैं, वहाँ आप स्टैंड ले नहीं पा रहे। और जो एक इजी पॉकेट है आपके पास 7E की शक्ल में, या किसी आप कह लें जो भी आपके सेक्शन है सुपर टैक्स की शक्ल में, तो उसमें कहने का मकसद है कि उसको आप यूटिलाइज़ करते हैं। अब देखें, हैविंग सेड दैट, जैसे सुपर टैक्स की बात की जाती है, उसमें एक आयत है कि जनाब हम अशराफिया को टैक्स करना चाहते हैं, बिल्कुल करें। लेकिन देखें, अशराफिया को अगर टैक्स करने की बात करें तो देखें, बिजनेसेस आर देयर टू मेक प्रॉफिट। अब बात है कि आप उनको कारोबार प्लान तो करने दें। अब आप उससे ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इस साल जो तुमने कमाया है, जब आप वो कारोबार कर रहा था वो शख्स, तो उसको मालूम ही नहीं था कि उसका प्रॉफिट क्या होगा, और ऑल ऑफ अ सडन आप कहते हैं कि हाँ जी ये प्रॉफिट क्योंकि आपने इतना कमाया है तो मेरे हालात नहीं है, तो जनाब आपने सुपर टैक्स देना है। ये कहाँ का कानून है हसन भाई? इस तरह तो देखें ना, आप इन्वेस्टर को भी बता देंगे। देखें एक और चीज़, सॉरी ईवी साहब आपकी बात काट रहा हूँ, कि देखिए एक और अहम पहलू है कि इकॉनमी अगर नहीं है तो टैक्स पेयर भी नहीं है। जी जी। तो इस वक्त तो आप जिस दोराए पे आ गए, आपने तो इकॉनमी को बचाना है। जी जी। अगर आपकी इकॉनमी ही उस तरह सर्वाइव नहीं कर पाती तो टैक्स पेयर की तो कहानी ख़त्म है सर। अच्छा हसन भाई, जिस तरह अभी जाहिद अतीक चौधरी साहब ने बड़ा वाज़ेह इनकम टैक्स का बताया था, डायरेक्ट टैक्सेस की शरह तो जिस पे जाना हुकूमत को चाहिए उस पर, तो उससे ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस की शरह ज़्यादा है। 85% तो हम विद होल्डिंग के जरिए ले रहे हैं। इनकम टैक्स की शरह देखें तो 46 है, लेकिन 45% पहली बार तारीख में सेल टैक्स में कमी वाक़या हुई है इस दफ़ा। उसकी क्या वजूहत हो सकती है, आप क्या समझते हैं? सर देखें, उसमें जो है ना, मैं आपको बताता हूँ कि जी सेल टैक्स में भी कमी वाक़या हुई है, सारा कुछ हुआ है। असल जो इस सारी चीज़ का जो पहलू है ना, ये हो क्यों रहा है? सबसे पहला सवाल क्या है, वो ये है कि जो आपने FBR की मशीनरी स्टैंड की है ना, वो प्रैक्टिकल इनिशिएटिव नहीं ले रही। ठीक है। जैसे अभी 7E के बारे में कहा, बहुत ही वादे तौर पे सही बात की गई है कि जी 7E एक अलग फॉर्म जब कर दिया है तो उसका अक्रॉस द बोर्ड जो है 7E आप लगाएं। ठीक है। आपको देखें, मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि FBR को नहीं पता कि किसके पास कितने कितने प्लॉट्स हैं, किसके पास क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो आपकी ट्रांसफरिंग अथॉरिटीज़ हैं, इनका तमाम का तमाम डेटा सर रिपोर्टेबल है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पास डेटा नहीं है, वो डेटा आपके पास मौजूद है। लेकिन वही वाली बात आ जाती है कि आप टैक्स इमरजेंसी की सूरत में हम रहते हैं, सिर्फ टारगेट पूरा करना है। और दूसरी बात क्या है कि देखिए, जो आपने सवाल किया है सेल टैक्स क्यों नहीं पूरा हो रहा या चीज़ें क्यों नहीं पूरी हो रही, कि आपका अगेन टारगेट वही है कि जी आप कहते हैं कि जी हमने बाहर निकलना नहीं है। विद होल्डिंग से सेल टैक्स जो आ गया, इनकम टैक्स जो विद होल्डिंग से आ गया। अच्छा, फिर आप क्या करते हैं, जब आपने टारगेट पूरा करना होता है तो आप कुछ केसेस ऐसे क्रिएट करते हैं 38 की मद में, टोटल ऑडिट्स की मद में और मदों में, एडवांस टैक्स की मद में, जिसमें आप कहते हैं जी मैंने टारगेट पूरा कर लिया।
अब वो टेक्निकली टारगेट आपने पूरा नहीं किया होता, वो अल्टीमेटली आगे जाके अपील फॉरम पे या तो कम हो जाता है या वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। और अगेन एडवांस टैक्स भी जो है मादत के साथ जो आप ले रहे होते हैं वो तो नेक्स्ट ईयर का ले रहे होते हैं ना सर, तो उसको एडवांस टैक्स को अपने टारगेट में दिखा के आप पूरा कर जाते हैं। विद होल्डिंग को खत्म कर दें और उसको एडवांस टैक्स को खत्म कर दें तो फिर तो एफबीआई के पास कुछ भी नहीं है। 30,000 का अमला है जो फिर तो सिफर है, तो कभी भी हम सही तरह इस्तेमाल ही नहीं कर सके। ठीक है, चाहे सेल टैक्स हो चाहे इनकम टैक्स हो, आपके विद होल्डिंग के लॉ की रूह क्या थी, पर्पस क्या था या एम क्या था, सबसे पहले तो उसको समझने की ज़रूरत है ना सर। उसका पर्पस ये था डेटा कलेक्शन, ठीक है, कि विद होल्डिंग से आपने डेटा कलेक्शन करनी थी कि आपका अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर कौन सा है या कौन से लोग ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, और उनके ऊपर आपने बाकायदा तौर पे फॉलो अप करके उनको सेक्टर में या जो मुर्गियां फंस गई वो अंडे खाने के बजाय उनको मुर्गियों को खाना शुरू कर दिया, बेसिकली मुर्गियों को खाना शुरू कर दिया आपने। और ऑन टॉप ऑफ इट आप ये देखें कि हाल ये हो गया है कि आपने करंट टैक्स पेयर के लिए लाइफ इतनी मुश्किल कर दी है कि जो आपका आउट ऑफ टैक्स बेस है वो कहता है कि जी मैं 100% डबल टैक्स देने को तैयार हूँ, लेकिन टैक्स बेस में मैंने नहीं आना। अच्छा, इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में भी कोई टैक्स कवानीन का तजाद है जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पाती है, इंपोर्ट ज़्यादा होती जा रही है? नहीं, उसमें देखिए मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ ये ऐसी कोई रीज़न नहीं है कि ऐसी कोई मैं मेजर रीज़न कहूँगी जी एक्सपोर्ट में है। एक्सपोर्ट का जहाँ तक ताल्लुक है उसका उन्होंने क्या कहते हैं रिफ़ंड का भी सिस्टम बना दिया, सारा कुछ कर दिया। लेकिन मेजर तौर पे मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि एक तो जो यूक्रेन वॉर का भी हवाला दिया था इस महीने के, जो वो एक मेजर रिसेशन है, वो नो डाउट आपके ऊपर भी काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है आपके लिए। जी जी। और एक और जो सबसे बड़ा मसला है कि देखें अगर आप एक्सपोर्ट को देखें ना, एक्सपोर्ट का आपका प्रॉब्लम क्या है, आप अपनी इंडस्ट्री को जो है बेसिकली जो फ़ायदे पहुँचाना चाहिए वो आप पहुँचा ही नहीं सकते। आप अपनी इंडस्ट्री की इनपुट कॉस्ट कैलकुलेट कर लें एज एन एक्सपोर्टर, और आप श्रीलंका की, बांग्लादेश की, इनकी इनपुट कॉस्ट कैलकुलेट कर लें। श्रीलंका तो खैर खुद ख़तरे में रहा है, आप बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, बाकी मुल्कों के साथ कर सकते हैं। जी जी। तो उसके साथ जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी इनपुट कॉस्ट वे हायर है। सही है। और आप ना इलेक्ट्रिसिटी में बेनिफिट दे रहे हैं ना कोई और किसी किस्म की सब्सिडी दे रहे हैं। तो देखें अगेन प्रॉब्लम क्या है कि एक सवाल ये भी आता है कि जी 7E अगर लगाया गया है तो क्या हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री के पास पैसा है, और अगर हम ये चाह रहे हैं तो अगेन हमें चाहिए कि हम फिर उस इंडस्ट्री को रिवाइव करें। अब इस वक्त जो गवर्नमेंट है ना, मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि जो फ्लड की सिचुएशन आई और सारा कुछ आया, उसमें केस अगर आप बिल्टअप करते और डिस्कस करते प्रॉपर स्टेक होल्डर्स के साथ, तो आप अपने कर्ज़ों को भी रैशनलाइज कर सकते थे। आप बाकायदा तौर पे एक फ़ंड लेके आ सकते थे जिसमें अगर आप इन्वेस्टर फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाते, रादर ये जाहिद भाई एग्री करेंगे कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। अगर इन्वेस्टर फ्रेंडली आप इन्वायरमेंट बनाते तो जो तबाहकारियाँ हुई हैं, जो मसाइल हुए हैं, उसके लिए आप सोल्यूशन भी ग्रैब करते और आपको इकोनॉमिक सोल्यूशन भी मिलना था। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 2001 में 3 दफ़ा अपने कर्जे रिशेड्यूल करवाए, उसका इम्पैक्ट ये आया हमारी इकॉनमी चल पड़ी थी। ऐसा आप क्या समझते हैं, ऐसे हालात जब डॉलर भी नहीं है, स्टेक होल्डर के साथ भी आप नहीं बैठना चाहते, महंगे तरीन आप कर्जा ले रहे हैं वो भी नहीं मिल रहे, तो फिर आपको चाहिए एमनेस्टी लानी चाहिए या स्टेक होल्डर के साथ बैठना चाहिए या कर्जे रिशेड्यूल कराना चाहिए, क्या समझते हैं? देखें कर्जे जहाँ तक रिशेड्यूल कराने की बात है वो तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आपको अपना केस बेहतर प्रेजेंट करना चाहिए अंडर द करंट सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि आप फ्लड इफेक्टेड हैं इस वक्त। तो बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन जो जाहिद साहब की बात थी उसको मैं आगे बढ़ाऊँगा कि एमनेस्टी जो है ना, बिल्कुल सही फरमाया है कि जी एमनेस्टी के लिए डेटा आपको ये नहीं कहना चाहिए कि आप वॉलंटरीली डिक्लेयर करें, आपको ये बताना चाहिए कि जनाब आपके यही एसेट्स मौजूद हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और आ गई भी है, और आप एक एक्स परसेंटेज जो 2%, 4%, 5% जो भी गवर्नमेंट बेहतर समझे उसको रखे, और उस परसेंटेज को भी अगेन ऐसा नहीं कि आप कहें नहीं जी 15% हम रखेंगे। अब देखें ना, उसमें आपने ये भी देखना है कि जो टैक्स पेयर के पास बकाया ऑप्शन या इशूज़ मौजूद हैं उसके तनाजुर में आप क्या परसेंटेज रखते हैं, वो इनकरेजिंग सॉर्ट ऑफ एमनेस्टी आए। और उस एमनेस्टी का अगेन पर्पस देखें, एमनेस्टी क्यों फेल हुई है हमारे मुल्क में। एमनेस्टी इसलिए फेल हुई है कि कभी आज तक हमने एमनेस्टी फ़ाइल करने वाले को ये प्रूव नहीं किया कि वो सारे का सारा चीज़ें अपनी फ़ाइल कर रहा है नहीं कर रहा, हमने उसको पिक एंड चूज़ वाला चीज़ दी है। तो जैसे जाहिद साहब ने कहा, बड़ा वैलिड पॉइंट है कि आप पिक एंड चूज़ का चांस उसको ना दें, आप ख़ुद पिक करके उसको बताएं कि जी क्या चीज़ डिक्लेयर करनी है क्या नहीं करनी, और उसको एक वे आउट ऑप्शन दें। क्योंकि देखिए एक और बात भी समझने वाली है कि अगर हम ये समझेंगे कि जी वो सारे का सारा टैक्स 35% पे दे देगा तो फिर वही लिटिगेशन होंगी, वही सारा कुछ होगा। तो एमनेस्टी अगर उसका जहन आपका ब्रॉडनिंग है तो बहुत अच्छी बात है। अगर एमनेस्टी आप समझते हैं कि वक्ती रिकवरी है, तबकात के लिए है, तबकात के लिए, या उसका आपका मकसद कुछ और है, तो फिर एमनेस्टी मेरे लिहाज से कि वो जो है ना किसी के भी हक में